Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, Government College, जामरोली। विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विद्यार्थियों, आज हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जिसे हम प्रजातांत्रिक समाजवाद कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रजातांत्रिक समाजवाद पर चर्चा करने से पूर्व हमने कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को समझा था। कार्ल मार्क्स के अंतर्गत हमने देखा कि समाजवाद दो विचारधाराओं में विकसित हुआ, एक क्रांतिकारी समाजवाद और दूसरा विकासवादी समाजवाद। क्रांतिकारी समाजवाद हिंसा में विश्वास करता है। अराजकतावाद और श्रमिक संघवाद भी क्रांतिकारी समाजवाद के ही रूप है। जो विचारधारा शांतिपूर्ण वैध तरीकों से सामाजिक परिवर्तन चाहती है, उन्हें विकासवादी समाजवाद कहा जाता है। इनमें राज्य समाजवाद, फेबियनवाद, श्रेणी समाजवाद प्रमुख है। इनका प्रादुर्भाव मुख्य रूप से तो इंग्लैंड में हुआ और इसे ही प्रजातांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहा जाता है। इंग्लैंड, भारत आदि देशों के द्वारा समाजवाद को मार्क्सवाद के रूप में नहीं बल्कि एक अन्य रूप में अपनाया गया है और समाजवाद के इस रूप को ही हम प्रजातांत्रिक समाजवाद के नाम से जानते हैं। और इसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि पाश्चात्य समाजवाद विकासवाद और लोकतांत्रिक है। इसके विपरीत मार्क्स, लेनिन और स्टालिन के अनुयायियों द्वारा भी समाजवाद की बात कही। जिन विचारकों ने प्रजातांत्रिक समाजवाद के बारे में व्याख्या की, उसके अंतर्गत हम R.S. टोनी, रमजे मैकडोनाल्ड, सिडनी लास्की और डार्विन और अमेरिका के नॉर्मन थॉमस और हमारे भारत में जवाहरलाल नेहरू का नाम सर्वाधिक प्रमुख रूप से लिया जाता है। समाजवाद के अर्थ के बारे में अगर हम देखें तो समाजवाद एक कार्यक्रम है, एक व्यवस्था है, और यदि इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए प्रजातांत्रिक उपायों का आश्रय लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रजातांत्रिक समाजवाद का प्रादुर्भाव होता है। अब यह विश्वास सुदृढ़ होता जा रहा है कि समानता लाने के लिए स्वतंत्रता की बलि देना अनिवार्य नहीं है। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि समाजवाद के लिए प्रजातंत्र बाधक नहीं है और प्रजातंत्र और समाजवाद एक साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। इस संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है कि राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण तथा जन सहमति के तरीकों से न कि बल द्वारा स्थापित की जाने वाली व्यवस्था समाजवाद होगी। संक्षेप में प्रजातांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य एक जाति विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना है जो जनतंत्र विचारधारा पर आधारित है और जिसमें वैयक्तिक गरिमा और सामाजिक न्याय पूर्ण रूप से देखने को मिलते हैं। तत्पश्चात हम मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की प्रजातांत्रिक समाजवाद के कुछ सिद्धांत है जिसके ऊपर यह आधारित है। प्रजातांत्रिक समाजवाद की उन विशेषताओं के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे कि किस तरह से प्रारंभ से अब तक प्रजातांत्रिक समाजवाद का यह एक बहुपक्षीय प्रयास है। यह केवल राजनीतिक सिद्धांत ही नहीं है बल्कि इससे कुछ अधिक भी है। यह एक आंदोलन है। इसके अतिरिक्त यह भविष्य का अवलोकन भी है। इस आधार पर हमने प्रजातांत्रिक समाजवाद के कुछ सिद्धांत या जिन्हें हम विशेषताएं भी कहते हैं वो देखने को मिलती है। फर्स्टली हम बात करें तो यह पूंजीवाद का विरोध करता है। प्रजातांत्रिक समाजवाद भले इसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, इसकी प्रमुख विशेषता जो है वो पूंजीवाद का विरोध है और इनके अनुसार पूंजीवादी असमानता और सामान्य जनता के शोषण पर आधारित है और ऐसी व्यवस्था कभी भी समस्त जनता के कल्याण में नहीं हो सकती। फिर भी प्रजातांत्रिक समाजवादी
पूंजीवादी व्यवस्था की नैतिकता की भावना को स्वीकार करते हुए हिंसा के प्रयोग का प्रचंड विरोध करते हैं और पूंजीवादी व्यवस्था से ही प्रजातांत्रिक पद्धति के माध्यम से समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं, अर्थात मतदान की स्वतंत्रता, संसदीय पद्धति और संवैधानिक उपचारों के माध्यम से ही पूंजीवादी समाज में व्याप्त भीषण बीमारी का अंत करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूंजीवाद का विरोध करते हैं। सेकेंडली, साम्यवाद का विरोध। प्रजातांत्रिक समाजवाद साम्यवाद का विरोध इसलिए करता है कि साम्यवाद धर्म और नैतिकता के विरोध पर टिका हुआ है, वर्ग संघर्ष और हिंसक क्रांति की धारणा में विश्वास करता है और इसके अंतर्गत अधिनायकवाद को अपनाया गया है। थर्डली, हम देखते हैं सामाजिक एवं आर्थिक समानता की धुन। सामाजिक और आर्थिक समानता की प्रबल इच्छा प्रजातांत्रिक समाजवाद की विशेषता है। समाजवादियों की समानता की अभिधारणा उदारवादियों की अभिधारणा से भिन्न है, जो केवल वैधानिक और राजनीतिक समानता से संतुष्ट होते हैं। उनकी यह राजनीतिक और वैधानिक समानता मताधिकार, कानून के समक्ष समानता, अवसर की समानता के सिद्धांत में शामिल है। फोर्थली, हम देखते हैं कि सर्वाधिकारवाद का विरोधी और प्रजातंत्र का उपासक। प्रजातांत्रिक समाजवाद सर्वाधिकारवाद के सभी रूपों का घोर विरोधी है, क्योंकि सर्वाधिकारवाद से मानवीय व्यक्तित्व, उनकी स्वतंत्रता और गरिमा का कोई महत्व प्राप्त नहीं होता। अतः सर्वाधिकार के विपरीत वह समाजवाद का पूर्ण उपासक है और उसके द्वारा समाजवाद का मार्ग प्रजातंत्र के पूरक के रूप में अपनाया गया है। नेक्स्ट, हम इसमें बात करते हैं राज्य की जन कल्याणकारी भूमिका। समाजवाद प्रजातांत्रिक राज्य की एक सकारात्मक भलाई मानता है। ये राज्य को एक ऐसा यंत्र मानते हैं जिनके द्वारा पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था के अन्याय एवं असमानताओं को सुधारा जा सकता है और समाजवादी समाज के संक्रमण काल को प्राप्त किया जा सकता है। इसके अंतर्गत हम ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से मार्क्सवादी थ्योरी ने राज्यविहीन समाज, जिसे हम स्टेटलेस सोसाइटी कहते हैं, के लक्ष्य को लेकर चलते थे, जबकि प्रजातांत्रिक समाजवाद के सिद्धांत में राज्य का अस्तित्व समाजवाद की स्थापना के पश्चात भी बना रहेगा। फिर भी यह बात इस बात पर जोर देता है कि समाजवाद राज्य एक प्रजातांत्रिक संस्था होगी। नेक्स्ट, हम देखते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन। प्रजातांत्रिक समाजवाद राज्य को केवल सुरक्षा संबंधी कार्य देने के पक्ष में ही नहीं है, अर्थात नकारात्मक स्वतंत्रता के स्थान पर सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करता है। दूसरे शब्दों में, वह राज्य कार्य में वृद्धि करने का पक्षधर है ताकि आम जनता के हितों की पूर्ति के लिए सकारात्मक वातावरण बन सके। इसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि यह धर्म और नैतिकता और आर्थिक समानता की बात भी इसके अंतर्गत करता है और इसी के साथ साथ यह सामाजिक तथा आर्थिक समानता और राजनीतिक समानता की बात को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर राज्य के स्वामित्व की वकालत करता है और इसकी प्राप्ति के लिए संसदीय तथा लोकतांत्रिक माध्यमों को अपनाने के ऊपर भी बल देता है। इसी के अंतर्गत धर्म और नैतिकता पर आधारित व्यवस्था की बात भी की है। अतः प्रजातांत्रिक समाजवाद मानव जीवन में धर्म और नैतिकता के महत्व को स्वीकार करता है, लेकिन धर्म और नैतिकता से प्रजातांत्रिक समाजवाद का आशय भाग्यवाद, कर्मकांड या धार्मिक जीवन की अन्य कुप्रवृत्तियों को अपनाने से नहीं है, बल्कि अपने आप को किसी एक विशेष धर्म से नहीं बल्कि सभी धर्मों में समान रूप से प्रतिपादित नैतिकता और आध्यात्मिकता के सामान्य सिद्धांतों से संबंध रखता है। लास्टली, हम इसकी बात करें तो ये अर्थव्यवस्था पर प्रजातांत्रिक नियंत्रण का समर्थक है। इसके अंतर्गत हमने देखा कि पूंजीवादी व्यवस्था में अर्थव्यवस्था पर मुट्ठीभर पूंजीपतियों का और साम्यवादी व्यवस्था में अर्थव्यवस्था पर साम्यवादी दल की उच्चाधिकार समिति जैसी किसी संस्था का नियंत्रण होता है, लेकिन प्रजातांत्रिक समाजवाद इन दोनों ही व्यवस्थाओं को दोषपूर्ण मानता है। उसकी धारणा है कि अर्थव्यवस्था पर प्रजातांत्रिक नियंत्रण होना चाहिए, अर्थात सामान्य जनता द्वारा
प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संसद द्वारा अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए। इस तरह से हमने उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर देखा कि प्रजातांत्रिक समाजवाद किस तरह से कार्य करता है। तत्पश्चात हम देखेंगे कि जो प्रजातांत्रिक समाजवाद है उनके सपोर्टर्स कौन कौन है। द सपोर्टर्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात हमने अभी की थी। उसके अंतर्गत हम सबसे पहले R.S. टोनी की बात करेंगे। R.S. टोनी ने इसके अंतर्गत निम्न बातों को शामिल किया। उनका ये मानना था कि आर्थिक व्यवस्था का उद्देश्य सामाजिक सेवा होना चाहिए। इसी के अंतर्गत उन्होंने कहा कि उद्योगों पर नियंत्रण होना चाहिए। थर्डली उन्होंने कहा उद्योग से संबंधित समस्त व्यवस्था का नियंत्रण ऐसे व्यक्तियों के हाथों में होना चाहिए जो सामान्य जनता के प्रति उत्तरदायी हो। इसी तरह हम इसके अंतर्गत बात करेंगे इवान डार्विन की जो रचना है द पॉलिटिक्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। उसके अंतर्गत उन्होंने प्रजातांत्रिक समाजवाद को एक प्रमुख रचना समझा है। डार्विन का सबसे प्रमुख विचार यह है कि सामाजिक जीवन की समस्या का हल विभिन्न व्यक्तियों और वर्गों के हितों में सामंजस्य स्थापित करने में है। एक वर्ग या दल द्वारा दूसरे वर्ग को समाप्त करने से सामाजिक न्याय की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती। इस तरह से हमने देखा कि टोनी और डार्विन ने प्रजातांत्रिक समाजवाद के बारे में अपने विचारों को व्यक्त किया। अंत में हम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो कि एक उत्कृष्ट प्रजातांत्रिक समाजवादी थे, वह एक उदारवादी भी थे और साथ ही समाजवादी भी थे। अतः नेहरू ने स्वयं लिखा है कि राजनीतिक प्रजातंत्र को इस आशा से भी स्वीकार करने को तैयार है कि इसकी परिणति सामाजिक प्रजातंत्र में होगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और देश के लिए समाजवादी ढांचे के समाज का लक्ष्य निर्धारित किया था। उनकी समाजवादी आस्था के अंश और उनकी समाजवादी ढांचे के समाज की अवधारणा और भारतीय संविधान, जिसके वे एक प्रमुख शिल्पकार थे, में वर्णित सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता के आदर्शों में से एकत्रित किए जा सकते हैं। अतः नेहरू की समाजवादी आस्था के तत्व उस सामाजिक व्यवस्था में भी देखे जा सके हैं जिन्हें उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा भारत में स्थापित करना चाहा। उन्होंने भारत के लिए एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति जो अंशतः पूंजीवादी और अंशतः समाजवादी होती है को अपनाया। अतः समाजवादी ढांचे के समाज के लिए नेहरू का मार्ग था सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार। इस तरह से हमने देखा कि प्रजातांत्रिक समाजवाद की उत्पत्ति किस तरह से हुई और कौन कौन से सिद्धांत इसके अंतर्गत शामिल किए गए और किन्होंने इनका सपोर्ट बहुत अधिक रूप में किया। तो हम आज के वीडियो में इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के अदर एस्पेक्ट्स को देखेंगे। धन्यवाद।